ठोक के स्पेशल एडिशन में सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको बता देते हैं, ये तस्वीरें कोलकाता से आई हैं और ये तस्वीरें हैं बीजेपी के रोड शो पर पथराव की। जी हां, आपको बता दें यहाँ पर कि तस्वीरें साउथ कोलकाता की हैं, जहां टीएमसी से बीजेपी में आए शुवेंदु अधिकारी रोड शो कर रहे थे। तभी टीएमसी का झंडा हाथ में लिए कुछ लोगों ने बीजेपी के रोड शो पर पथराव किया। पथराव करने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी जवाब में पत्थर फेंके, जिसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ता वहां से भाग गए। जरा इन तस्वीरों को पहले आप ध्यान से देखिए। बीजेपी को पथराव की ये पहली घटना नहीं है। ये तस्वीरें दरअसल संकेत हैं, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं बीजेपी और टीएमसी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इसे आप शुवेंदु अधिकारी की ममता के गढ़ यानी साउथ कोलकाता में टीएमसी को चुनौती भी मान सकते हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर, आज ममता बनर्जी ने भी रैली की। उन्होंने बीजेपी का इक्का माने जाए शुवेंदु अधिकारी के गढ़ में यानी नंदीग्राम में हुंकार भरी। अब इसे आप नंदीग्राम में ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं। और उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि इस बार वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगी। ध्यान से सुनिए, नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगी, यानी इस बार वो 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार नंदीग्राम में ममता वर्सेस शुवेंदु के बीच चुनावी टक्कर होगी। हालांकि जवाब भी उन्हें मिला है शुवेंदु अधिकारी से। वो कह रहे हैं, उन्होंने दरअसल ममता बनर्जी को आधे लाख का चैलेंज दिया है। वो कह रहे हैं आधे लाख वोटों से ममता बनर्जी को हराएंगे। और इसीलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन के सवाल जल्दी से एक एक कर आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन क्या नंदीग्राम से तय होगा कि बंगाल किसका होगा? इसे आप साख का संग्राम भी कह सकते हैं, इसे आप सत्ता का संग्राम भी कह सकते हैं। बीजेपी के नहले पर दीदी का दहला इसे माना जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार ये समझ रही थी कि शुवेंदु अधिकारी के तौर पर उसके हाथ एक इक्का लग गया है और ममता बनर्जी अब उसी इक्के के इंपैक्ट को काउंटर कर रही है। बंगाल में वॉशिंग पाउडर बीजेपी वर्सेस तोलेबाज टीएमसी। ममता दीदी ने आज बीजेपी को एक और नाम दिया, उन्होंने कहा वॉशिंग पाउडर बीजेपी। बड़ा सवाल यह भी उठता है, ममता बनर्जी इस वक्त डरी हुई हैं या दरअसल वो डरा रही हैं? वो कॉन्फिडेंट हैं और इसीलिए शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी की पिच पर जाकर चैलेंज कर रही हैं। ये वो सवाल जो हम उठाएंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देती हूँ। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबुल सुप्रियो जी। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी, जो पथराव हुआ है शुवेंदु अधिकारी के रोड शो के दौरान, उस पथराव पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे बीजेपी के जो भी रोड शो अभी पिछले 1-1.5 साल से आप देख रहे हैं, हर रोड शो के ऊपर पथराव हो रही है। कभी बम फेंका जा रहा है, कभी गोली की निशानी मिलती है, लोग उसमें घायल हो जाते हैं। आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी लॉजिकल माइंड अगर सोचे तो क्या इतने साल लड़ाई करने के बाद अब जब पब्लिक जनता हर तरीके से तन मन धन से हमारे साथ है, तो हमारे जो भी जुलूस निकलते हैं उसमें खुशी होती है, उसमें यूफोरिया होता है, उसमें आने वाले दिनों में हम क्या करने जा रहे हैं उसकी एक छवि होती है, एक आशा होती है। उसमें लोग पथराव जो है, ये जो तृणमूल कांग्रेस एक फटी हुई रिकॉर्ड चलाती है कि वो बीजेपी आपस में लड़के हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, ये कोई आपको लगता है कोई इसे बिलीव करेंगे? तो ये शर्मनाक घटना वो घटा इसलिए रही है क्योंकि अब उनको मालूम है कि एक्सपायरी डेट का जो एक्सपायरी डेट होता है वो भी ओवर हो चुका है। और ये नंदीग्राम को लेके आप कह रहे थे, बड़े अच्छे ब्रेकिंग न्यूज़ में जिस तरीके का हेडिंग्स होना चाहिए, बड़े खूबसूरत आपने ब्रेकिंग न्यूज़ का हेडलाइंस बनाए हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये कोई मर्यादा का लड़ाई नहीं है, ये कोई बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। नंदीग्राम 2294 सीट में से एक सीट है। उसमें जो चीफ मिनिस्टर 2 टाइम चीफ मिनिस्टर अगर वहाँ पे लड़ने की ऐलान करती है तो ऑटोमेटिकली वो सीट एक इम्पॉर्टेंट सीट हो जाती है। अगर वो भवानीपुर से लड़ती तो वो भी इम्पॉर्टेंट होती, अगर वो आसनसोल से लड़ती तो भी वो इम्पॉर्टेंट होती। नंदीग्राम इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि नंदीग्राम में जो आंदोलन हुआ था, जमी आंदोलन जो भी आप कहें, आंदोलन जो हुआ था उसमें जो लेफ्ट वाले ने जो गोली चलाई, उसी आंदोलन से ममता बनर्जी का बंगाल में उसी से वो सत्ता में आई। सवाल है, जिसने वहां पे लड़ाई की थी वो शुवेंदु अधिकारी है।
ममता बनर्जी उस वक्त, आप हिस्ट्री देख लीजिए, उस वक्त सिंगूर में टाटा के नैनो फैक्ट्री को हटाने के लिए वहां पे वो आंदोलन कर रही थी। जब गोली चली उसके बाद 23 तारीख को वो वहां जाके पहुंची। तो शुभेंदु अधिकारी के साथ उन्होंने ये चैलेंज लिया है, बहुत अच्छी बात है। वो हम कई राज्यों में देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर्स जो है वो 2-3 आसन से लड़ते हैं, 2 आसन से तो कम लड़ते हैं कई बार। अब वो राहुल गांधी भी जो 2 आसन से लड़ी, उनको मालूम था कि जहां से वो लड़ते हैं वहां से हार जाएंगे, तो दूसरे एक जगह से लड़ लिए, वहीं से लकीली जीत गए। तो भवानीपुर में ममता बनर्जी तो उनको तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वहां से वो जीतेगी। हो सकता है वहां पे नहीं जीतेगी, क्योंकि पूरा जो इलाका है सब उनके भाई भतीजे लोग जो है सारे, कम से कम 25 प्रॉपर्टीज लोगों को बंदूक के दम पर छीन लिया है, अपने नाम पे कर लिया है। वो सब सीपीएम ने एक अच्छा काम किया है पिछले 30 साल में कि जनशक्ति पत्रिका में उन्होंने सारे वो लिस्ट दे दिया जो ममता जी के भाई भतीजे लोगों ने जो चीजें हड़प लिया है। तो वहां के लोग इतने गुस्से में हैं, वो ममता को वहां से नहीं जिता पाएगी शायद। तो इसलिए जैसे राहुल गांधी अपने इलाके से भागे थे, वहां से लड़े थे, हार गई थी, वैसे ही हो सकता है ममता बनर्जी नंदीग्राम को चुन लिया हो। लेकिन इससे कोई 2016 में उन्होंने कहा था कि मैं हर सीट से, ये समझ लीजिए कि 294 सीट से ही ममता बनर्जी लड़ ली है। इस बार ये बात कह के दिखाए जरा। तो अगर 294 सीट से ममता बनर्जी मैं खुद लड़ रही हूं ये बात इस बार कहेगी, इस बार टाइप की गिमिक अगर करेगी, तो 180-200 सीट जीतने की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है वो 240 हो जाए, क्योंकि लोग ममता दीदी के ऊपर इतने खफा है। वो 10 साल हो गई चीफ मिनिस्टर है, कोई नई बात नहीं है कि अभी आके कुछ भी बोले और लोग उसे बिलीव कर लें। और मैं कोई डिबेट में शामिल नहीं होऊंगा, मैं अपनी बात कह के प्लीज मुझे आप इजाजत दीजिएगा। उसके बाद आगे की बात जो है, कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल के सपोर्टर्स जो भी आते हैं, स्पोक्स पर्सन तो आते नहीं है कभी। बिल्कुल, मैं आपको डिबेट में शामिल करने के लिए आपसे बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे एक संवाद कर रही हूँ, 1-on-1 कर रही हूँ। नंदीग्राम के लिए कहा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नंदीग्राम सिर्फ एक सीट है। 2 बातें जो ये भी देखा लोकसभा इलेक्शंस में रूरल एरियाज भी कुछ रहे जहां पे बीजेपी ने वोट गेन किया था। दूसरी बात, नंदीग्राम जाना ममता बनर्जी का, आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो ये कहते हैं ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। बीजेपी इक्का मान रही थी शुभेंदु अधिकारी को, अब बीजेपी के ही टर्फ पर जाकर खेलकर ममता बनर्जी आपको काउंटर चैलेंज कर रही है। कमाल की बात यह है, देखिए कि ममता बनर्जी इस बंगाल के 2 बार की चीफ मिनिस्टर हैं, वो किसको क्या चैलेंज देगी? वो कहीं पे भी जाके लड़ ले, इसमें कौन सी नई बात है? नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के ममता बनर्जी को हराने की जो ऐलान किया है, उससे बड़ा चैलेंज कोई हो सकता है क्या? हम जो 2019 से बोल रहे हैं कि 19 में हाफ हुआ है और 20 में साफ हो जाएगी, तो वो कोई कम बड़ा चैलेंज है क्या? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त के अमित शाह जी जब बंगाल में कहे थे कि हम 22 सीट जीतेंगे लोकसभा वोट में, तो हमने सब लोगों के होठों में सरकाजम वाला सरकास्टिक मुस्कुराहट हमने देखा था। बस जब हमने 18 सीटें जीती तो कहाँ गए वो लोग? 18 से 20 हो सकती थी, 2 जगह में हमने 5000 से भी कम वोट से हार गए। तो कहने वाले बहुत, मैं तो बोलूंगा कि चैलेंज शुभेंदु अधिकारी ने फेंक के दिया है कि उस इलाके में वो जो जहाँ पे जिसको आप कहेंगे तृणमूल की गढ़ है, उन्होंने कह दिया कि भाई हमको ममता बनर्जी को डायरेक्ट चैलेंज करना है, और वो ममता बनर्जी को हम वेस्ट बंगाल में चैलेंज कर रहे हैं। बाकी उनको कौन से सीट से लड़ना है वो उनकी निजी फैसला है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप हाँ, सेफोलॉजिस्ट के लिए, जो एनालिस्ट है उनके लिए एक बहुत अच्छा है, टॉपिक है, वो कई दिन तक इसके बारे में बातचीत करते रहेंगे। तो डेफिनेटली शुभेंदु अधिकारी एक बड़े नेता है, जमीन से जुड़े हुए नेता है, लेकिन वही नंदीग्राम के असली नेता है, जमीनी नेता वही है। और पूरे फैमिली उनका, शिशिर बाबू जो अभी भी MP है, वो सारे उनका नंदीग्राम से ही उनका लेना देना है, वही वहाँ के सब भूमिपुत्र है, वही वहाँ के नेता है। ममता बनर्जी वहाँ पे जो शब्द बार बार यूज करती है, बाहर से आए हुए लोग, तो वहां से वो लड़ना चाहती है। अब अर्बन रूरल को अगर बैलेंस करना चाहती है, जुझारू पॉलिटिशियन है, सोच समझ के कदम उठाती है, लेकिन अभी वो सोच दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अब नंदीग्राम में पीछे उन्होंने अगर कुछ सोच के लड़ रही है तो अच्छी बात है, लड़ने दीजिए। वहां से जब शुभेंदु अधिकारी जीत के निकलेंगे तो ये गुरूर या जो भी कहें, हो सकता है ये पॉलिटिकल जो एक अभी जो है आप लोग मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं,
हो सकता है वो स्लिप में कैच हो जाए, देखेंगे, हम इंतजार करेंगे। नहीं कह रहे थे, हम सवाल उठा रहे हैं बाबुल सुप्रियो जी। हम हर सवाल के साथ डिस्कशन के ऑप्शंस रखते हैं और इसीलिए कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाते हैं। ममता बनर्जी ने आज कहा वॉशिंग पाउडर बीजेपी। नहीं, आपको मैं बता रहा हूं कि एक जनरली तो ये लगता है ना कि मास्टर स्ट्रोक है। जनरली एक फीलिंग परसेप्शन ऐसा है कि नंदीग्राम में जाके उन्होंने अनाउंस किया कि मैं यहीं से लड़ूंगा, जबकि ये भी जायज सी बात है अगर लोग कहें कि या मीडिया कहे या जो भी कहे कि शुवेंदु अधिकारी का बीजेपी में आना एक बहुत बड़ी बात है। हम भी इसे मानते हैं, डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। तो जैसे उसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और लोगों को अलग अलग नजरिया से इसको देखने का पूरा हक है। वॉशिंग पाउडर बीजेपी, क्या जवाब देंगे आप ममता बनर्जी को? तृणमूल कांग्रेस से जो भी निकलेगा वॉशिंग पाउडर से तो उनको निकलना ही पड़ेगा, भले वो बीजेपी का हो, वो टाइड का हो, वो विम का हो या किसी भी कंपनी का हो। वॉशिंग पाउडर से उनको तो धोना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है वॉशिंग पाउडर से धुल के लोगों के लिए काम करने की इच्छा जो जताएं, वो इच्छा तो मन में होनी चाहिए। अगर वो इच्छा हो और अगर वो उन्हें लगे कि जैसे कई बार आप देख रहे हैं कि तृणमूल के इतने सारे, कुछ तो होगी जो इतने सारे नेता जो है सब तृणमूल छोड़ के बीजेपी में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबको तो हम नहीं ले रहे हैं ना। केंद्रीय नेतृत्व जो है, सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करती है कि कौन बीजेपी में आएगी। जिन्हें उनको लगता है कि वॉशिंग पाउडर से धुलने से ये इनका मैल साफ हो सकती है और इनको जो है ये बीजेपी के मार्ग में चल के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आने वाले दिनों में लोगों के लिए काम कर सकेंगे, उनको बिल्कुल बीजेपी में स्थान मिल रही है। आप देख रहे हैं वो डिसीजन केंद्रीय नेतृत्व ले रही है। लेकिन ममता बनर्जी की इस तरीके का बयानबाजी जो है वो मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है। लेकिन अब उनका वही यूएसपी है। अभी कौन से ऐसे नेता है जिनके बारे में उन्होंने अपशब्द नहीं कहा है। उनके पार्टी में भी आप देखिए अभी एक कंपटीशन चल रही है। अभी नाम नहीं लूंगा, पिछले 4-5 दिनों में ऐसे शब्द, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे धार्मिक नेताओं के बारे में बात की गई है जो उनके बीच में कंपटीशन जैसा है कि जो जितना खराब शब्द में अपशब्द की व्यवहार करेंगे ममता दी के पास उनको उतने ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। तो कहने दीजिए उनको वॉशिंग मशीन, हमको क्या फर्क पड़ता है। वॉशिंग पाउडर बिल्कुल जो तृणमूल से। मेरा आखिरी सवाल है, खैर उस पर जो वो कहना चाहती है वो ये कहती है कि जिन तृणमूल से कुछ नेताओं का चले जाना अच्छा है और तृणमूल को तो उनसे मुक्ति मिल गई है। उस लिहाज से वो कहती है जिनको बीजेपी ले रही है उनके कौन से वो अपने नेता हैं, टीएमसी के नेताओं को ले रही है। और मेरा एक और सवाल जो आपसे वो ये है कि शिवसेना कह रही है पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी। अगर शिवसेना पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेगी तो किसे डेंट करेगी? बाबुल सुप्रियो जी, आप जानते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, शिवसेना जब इंडिया की हिस्सा में जब इंडिया के एक पार्टनर थे, तब भी वो बंगाल में कई सारी जगह से चुनाव लड़ी थी 2019 में। 2019 में हमारे बीजेपी के एक कार्यकर्ता को वो करके आसनसोल में मेरे खिलाफ भी एक प्रार्थी को, बीजेपी के एक प्रार्थी को शिवसेना में बदल के उन्होंने खड़ा कर दिया था, जो अपशब्द बोलते रहे पूरा समय में, बस लेके मोहल्ले में घूमते। क्या हुआ? 2 लाख वोट से जीता मैं। तो शिवसेना को आने दीजिए, उनकी वो इच्छा है। भले ओएसीजी लड़े, शिवसेना लड़े, एनसीपी लड़े, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई भी लड़ सकती है। उसमें हम जो काम करने जा रहे हैं 2021 में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चुनावी इक्वेशन में लिस्ट में एक और नाम जुड़ेगी, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाबुल सुप्रियो जी, केंद्रीय मंत्री, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जी न्यूज़ के लिए आपने वक्त निकाला है और अपनी बात हमारे साथ साझा की है। शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ और भी कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ एआईएम का पक्ष रखने के लिए वारिस पठान है, टीएमसी का पक्ष रखने के लिए तौसीफ अहमद खान हमारे साथ, कमलेश राय शिवसेना, जैसा कि अभी हमने सवाल भी पूछा बाबुल सुप्रियो जी से, कमलेश राय शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, और गुरु प्रकाश जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। तौसीफ अहमद खान, आज ममता बनर्जी ने एक चैलेंज दिया जिसके जवाब में शुवेंदु अधिकारी ने भी एक चैलेंज दिया, सुनिए। नंदीग्रामे माननीय दाड़ान পদ্ম ফুলটা নিয়ে আমি আমাকে পার্টি দিক বা অন্য কাউকে দিক যাকেই দেবেন আমি লিখে রাখুন আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন 1/2 লাখ ভোটে যদি মাননীয়কে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। तौसीफ अहमद खान, आपका जवाब? 1/2 लाख, आधे लाख वोटों से नहीं जीता, जितना मैंने इसका इंटरप्रिटेशन समझा है, आधे लाख वोटों से नहीं जीता तो राजनीति छोड़ दूंगा।
नहीं, देखिए ऐसी स्थिति में ये तो वाज़ेह है कि शुभेंदु दा यही बात कहेंगे, क्योंकि हर कोई जानता है, आप चाहे छोटा राजनीतिक विश्लेषक हो चाहे बड़ा राजनीतिक विश्लेषक हो, जहां ममता बनर्जी खड़ी होंगी वहां पे वो सीट से वो जीतेंगी। वो चीफ मिनिस्टर रही हैं 2 टर्म की, और बंगाल की राजनीति में चीफ मिनिस्टर 2 टर्म रहने से पहले भी वो चुनाव जीतती आई हैं, एमपी रह चुकी हैं, रेल मंत्री रह चुकी हैं, तो उनकी लोकप्रियता में कहीं कमी नहीं है। ये बात हमने पहले भी कहा है। नहीं, तौसीफ अहमद खान, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, 1.5 लाख का ये जो चैलेंज दे रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, दीदी को कबूल है, मंजूर है? मैंने वही बात बोला कि ये ऐसा रिप्लाई ही तो देंगे, वो थोड़ी कह देंगे कि दीदी मत आप खड़े होइए, हम कहीं और से खड़े होइए, ऐसा तो वो नहीं बोलेंगे। लेकिन इस बात का फैसला जनता करेगी, और हम और आप बैठ करके इस बात को, इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए ये कह सकते हैं कि दीदी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, लोकप्रियता में दीदी से लोगों को शिकायत नहीं है, चाहे वो नंदीग्राम के हो चाहे वो कहीं भी बंगाल के किसी भी कोना में हो। दीदी के किसी नेता से शिकायत हो सकती है, जो कि खुद ही बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हाँ, कहीं कहीं बीजेपी के तृणमूल के नेताओं से शिकायत हो सकती है, लेकिन आज भी दीदी की लोकप्रियता में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, और वो जहां से भी खड़ी होंगी वो चुनाव भारी मतों से जीतेंगी, ऐसा ही अनुमान है। और ये तो रही वक्त आने वाली बात। मैंने सही सुना, आपने कहा दीदी के नेताओं से शिकायत हो सकती है, दीदी से शिकायत नहीं है? जी हाँ, ठीक है। गुरु प्रकाश जी, जल्दी जल्दी, पैनल बड़ा है, सबका एक एक कमेंट। गुरु प्रकाश जी ये कह रहे हैं कि दीदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई, ये तो बातें हैं, बातों का क्या? नहीं, देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं दीदी के समर्थकों को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2019 का लोकसभा चुनाव निकले बहुत समय नहीं हुआ है, और वोट प्रतिशत दीदी का 44% था, भारतीय जनता पार्टी का 40% था, तो मात्र 4% का ही अंतर था। और जिस प्रकार दीदी और दीदी के जितने भी कार्यकर्ता उनके पार्टी में, वो हताश हो गए हैं, निराश हो गए। हम लोगों ने आज भी देखा जिस प्रकार पत्थरबाजी हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी जब डायमंड हार्बर गए थे तो उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई थी, बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता चोटिल हो गए थे, अस्पताल में एडमिट होना पड़ा था। और उनके वरिष्ठ नेता हैं सौगता रॉय, वो कहते हैं डायमंड हार्बर जाने की जरूरत क्या थी? अरे डायमंड हार्बर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा आप थोड़ी तय करिएगा। डायमंड हार्बर देश का हिस्सा है, और जिसकी इच्छा हो राजनीतिक कारणों से वहां जा सकता है। देखिए समस्या क्या है कि दीदी के शासनकाल में मानव तस्करी हो, राजनीतिक हत्याएं हो, अपहरण हो, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो, इन सब मामलों में पश्चिम बंगाल टॉप पे आ गया है। पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त हो गई है दीदी से, और उनके जो अंदर नेतागण हैं वो भी जानते हैं पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र तो है नहीं। दीदी का एकमात्र मिशन रह गया कि किस प्रकार अभिषेक बनर्जी को हम लोग स्थापित करें। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की जनता ने ठाना है कि ममता दीदी को इस बार विपक्ष में बैठाना है। ठीक। वारिस पठान, आपकी पार्टी पर तो लगातार ये आरोप लगते रहे कि आप बीजेपी के बी टीम है, आज मैं आपसे क्लैरिटी चाहती हूँ इस पर, टीएमसी बड़ा दुश्मन है या बीजेपी? ये दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहले हों, शायद बीजेपी हो या टीएमसी हो। कहीं ना कहीं टीएमसी के अंदर ममता दीदी में भी काफ़ी घबराहट का, बौखलाहट का माहौल चल रहा है, क्योंकि उनके बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जो है पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। अब ममता दीदी से खुद की पार्टी के नेता जब संभलते नहीं तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालती है दूसरों पर, फिर दूसरों को बी टीम, सी टीम, डी टीम बोलती है। तो मैं तो सवाल करता हूं कि ममता दीदी बताइए, जब जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें एमआईएम तो बंगाल से चुनाव नहीं लड़ी, तो फिर क्यों बीजेपी 18 सीटों पर जीत गई? तो कहीं ना कहीं उनको अंदर अपने आप में इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। वो इंट्रोस्पेक्शन करने की जगह दूसरों के ऊपर ब्लेम करती है। और हाँ, यकीनन हम वेस्ट बंगाल के अंदर चुनाव लड़ेंगे, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, संविधान को मानते हैं। अभी हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फुरफुरा शरीफ को गए वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर उनकी मुलाकात अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ हुई, और प्लानिंग कर रहे हैं। और हमारी पार्टी के जो वहाँ के इंचार्ज हैं माजिद हुसैन साहब, वो भी ग्राउंड लेवल पर वर्कर से मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो पूरी तरह से काम चल रहा है। अब दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी को देखिए तो सही बात है, बिल्कुल वॉशिंग मशीन बन गया है। कल तक जो टीएमसी में टेंटेड लोग थे, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे, तो बड़े खराब थे। अब जैसे ही वो बीजेपी में आ जाएंगे तो बीजेपी उनको वॉशिंग मशीन में निरमा टाइट डाल के ऐसा धोगी, साफ सुथरे हो जाएंगे। ये चल रहा है। तो देश की जनता तो देख रही है, देश की जनता सब समझदार है, उनको पता है क्या हो रहा है। अब ममता दीदी दो जगह से लड़ रही है, सोचिए घबराहट और बौखलाहट का नतीजा। जवाब लूंगी, और मैं ये आप सब पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी, आप ब्रांड्स का नाम ना लें।
ब्रांड्स का नाम ना लें क्योंकि मंच किसी भी ब्रांड को इंडोर्स करने का मंच नहीं है, लेकिन तार्किक तौर पर आप अपनी बात जरूर रखें। इस सवाल का जवाब गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। वाइस पठान कह रहे हैं आपकी पार्टी में जाकर सब धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं एकदम। देखिए हाँ, नहीं मैं सुन रहा था वारिस जी की बातों को। मैं बताना चाहता हूं कि देखिए वॉशिंग मशीन नहीं, वैक्यूम क्लीनर है हम लोग। समाज में, राजनीति में जितने भी भ्रष्ट, जितने भी ऐसे लोग जो राजनीतिक हत्या को संस्थापित करते हैं, ऐसी गंदगी को साफ करने का काम वैक्यूम क्लीनर करता है। और वैक्यूम क्लीनर की तरह ही आप लोग चाहे हमें वॉशिंग मशीन कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन समाज में, बंगाल में जितनी भी गंदगी व्याप्त है, जितना भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, उन सबको साफ करके सोनार बांग्ला का सपना हम लोगों ने देखा है। और पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना जनादेश, अपना जनाशीर्वाद देने का मन हम लोगों को बना लिया है। ये हमारे रोड शो रैली में आई हुई संख्या से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तौसीफ अहमद खान, जल्दी से आपका जवाब। कह रहे जनता हमारे साथ, सोनार बांग्ला बनाएंगे, आप नहीं बना पाए। नहीं देखिए, इन्होंने रेफरेंस दिया था 2019 में वोट के आंकड़ा का, तो मैं उनको याद दिला दूं कि 2019 में तृणमूल ने भी वोट शेयर अपना बढ़ाया था। तृणमूल के वोट शेयर में कोई कमी नहीं हुई थी, 4%, लगभग 4% वोट शेयर तृणमूल का बढ़ा था। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ने का कारण यह था कि सीपीएम का वोट शेयर खिसक करके चला गया था बीजेपी को, और इस दफा सीपीएम कहती है कि वो अपने वोट शेयर को वापस लाएगी, तो बीजेपी के वोट शेयर में कमी होने वाली है। तो आप क्या लेफ्ट के भरोसे हैं? आप लेफ्ट के भरोसे हैं? तौसीफ बीजेपी के लेफ्ट के भरोसे हैं? नहीं, पहले उसी का स्पेस खत्म किया, अब उसी के भरोसे है। बीजेपी लेफ्ट के भरोसे है, लेकिन इस दफा जो लेफ्ट वाले कहते हैं कि वो बीजेपी को नाउम्मीद करने वाले हैं। ये जो सुनहरे सपने बीजेपी वाले देख रहे हैं वो पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी तृणमूल के वोट शेयर, जैसे मैंने आपको बताया कि बढ़ा है पिछले इलेक्शन में, और ममता बनर्जी की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं है। बंगाल के हर एक सीट में कैंडिडेट ममता बनर्जी ही रहेंगी। जिस तरीके से वो पहले भी थी, उसी तरीके से इस दफा भी इलेक्शन में कैंडिडेट हर जगह ममता बनर्जी ही है। आज लेकिन आप बहुत संभल कर बोल रहे हैं तौसीफ अहमद खान, आज आप बहुत संभल कर बोल रहे हैं। कमलेश राय भी हमारे साथ है। कमलेश राय, शिवसेना पश्चिम बंगाल में नुकसान किसको पहुंचाएगी, ये मेरा सवाल है आपसे। आप किसके साथ और किसके खिलाफ? शिवसेना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है। शिवसेना का काम ही 80% समाजकरण और 20% राजकरण करती है। शिवसेना पार्टी जमीनी जो पिछले से पिछले तबके का गरीब आदमी, उसको मदद करने का काम करती है, और उसी के आधार पे आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे के नेतृत्व में बंगाल में सारी सीटों पे शिवसेना चुनाव लड़ेगी, और इस बार हमारे अच्छे खासे विधायक जीत के आएंगे, ये हमें अनुमान है। नहीं, आप किसके खिलाफ है? हम किसी के खिलाफ नहीं है। लोकतांत्रिक जो सिस्टम है उसमें शिवसेना एक अलग पार्टी है, और शिवसेना चुनाव लड़ेगी और मजबूती से लड़ेगी बंगाल में, और जो हमारा मुद्दा है उसके ऊपर ही चुनाव लड़ेंगे। लोगों को रोजगार, लोगों को काम और गरीबी को ये बताइए, आपका बड़ा दुश्मन कौन है, टीएमसी की बीजेपी? ये जो जमीनी, जी आपका बड़ा दुश्मन कौन, टीएमसी की बीजेपी? दोनों का नुकसान होगा। हमारी पार्टी लड़ेगी तो वहां जीत के आएगी, जितनी सीट हम जीतेंगे वो दोनों का नुकसान करेंगे। ठीक है, गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं हम दोनों का नुकसान करेंगे, यानी बीजेपी का तो नुकसान करेंगे ही करेंगे, तो खुद ही एडमिट कर रहे हैं आप। नहीं देखिए, एक अनसॉलिसिटेड एडवाइस, बिन मांगी सलाह में देना चाहता हूं अपने AIMIM, शिवसेना और TMC के मित्रों को कि आप लोग महागठबंधन बना लीजिए, जैसा बिहार में बना, महाराष्ट्र में बना, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। किस-किसको सलाह दी आपने? किस-किसको सलाह दी? मैंने दिया है AIMIM को, TMC को और शिवसेना को। वो लोग चाहे तो महागठबंधन बना ले और चाहे जितनी शक्ति लगा दे। पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है, जनता ने जनादेश देने का, जनता ने जनाशीर्वाद देने का मन बना लिया है। लेकिन निरंतर पिछले पूरे शासनकाल में आप देख लीजिए, हर चीज में आपके सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के जो डेटा आप नीति आयोग के साथ शेयर नहीं करते हैं, आपके पास क्राइम रिकॉर्ड्स को जो डेटा है NCRB के साथ शेयर नहीं करते हैं। लेकिन आपने एक एडवाइस दिया है ना, वारिस पठान ये कह रहे बना लीजिए अलायंस। हालांकि आरोप आप पर इन्हीं की बीच टीम लगने का हमारा तो महाराष्ट्र लगता है, और हालांकि बीच में खबरें भी आई सर, इन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, आपके और कांग्रेस के अलायंस की खबरें आई थी। आदित्य जी देखिए,
महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार है, सत्ता में शिवसेना है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी, हम तो इनके साथ में नहीं है ना। और मैं दूसरी बात आपको बताऊं कि शिवसेना का महाराष्ट्र के सिवा कहीं भी कोई अस्तित्व नहीं है। ये बिहार में भी गए, हैदराबाद को है, मगर इनको पूरी भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोई इनको सीरियस नहीं लेता, एकदम लाइटली बस से जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, मगर इनको पता है कि जीरो होके आने वाले हैं। अब रहा सवाल किस पार्टी के साथ जाना, पार्टी के साथ नहीं जाना, इसका फैसला तो पार्टी करेगी उचित टाइम पे। मगर हम खुद समीक्ष इतना रखते हैं, अपने आप में इतना पावर रखते हैं, ताकत रखते हैं कि इस बार वेस्ट बंगाल का जो वोटर है वो बिल्कुल हम पे भरोसा करेगा और असद ओवैसी साहब के साथ आएगा और भारी अक्सरियत के साथ हमको जीतने की उम्मीद है। हम सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं, यूपी में भी लड़ेंगे, गुजरात में भी लड़ेंगे। आप जाएंगे किसके साथ? देखिए रिपोर्ट्स के ऊपर तो मैं, वो तो फैसला पार्टी करेगी किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना। आज की बात तो ये नहीं है कि हम किसके साथ जा रहे हैं, किसके साथ नहीं जा रहे, वो तो आगे की बात है। जो फ्यूचर में होगा आपके सामने पार्टी फैसला करके बता देगी। बड़ी खबर आई है, लेकिन आप अलायंस के लिए ओपन है, ये अपने आप में बात है ना सर। ये अलायंस के लिए आप ओपन है, ये अपने आप में बड़ी बात है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर बड़ा हमला किया है। वो कह रहे हैं बीजेपी के रोड शो पर टीएमसी के गुंडों ने पथराव किया है। उन्होंने कहा कोलकाता में ये दिल दहलाने वाली घटना है और बीजेपी के शांतिपूर्ण रोड शो पर ये पथराव किया गया है। तौसीफ अहमद, जल्दी से आपका जवाब। देखिए, ये किस तरह की घबराहट है? ये थोड़ी देर पहले अभी वारिस पठान ने भी कहा, यही बीजेपी कह रही है, टीएमसी घबराई हुई है। नहीं, टीएमसी अगर घबराई हुई रहती तो क्या ममता बनर्जी जो शुवेंदु अधिकारी का जिसे गढ़ माना जाता है, जिसे अब ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी का हो चुका है, क्या ममता बनर्जी उस जगह पे जाकर के ऐलान करती कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? ये तो कॉन्फिडेंस दिखता है कि वो अपने ओपोनेंट को हेड ऑन चैलेंज कर रही है, हेड ऑन फेस कर रही है, क्योंकि ये वही उनका तरीका है। जहां से बगावत हुई है वो वहीं पे पहुंच गई है। वहां के जनता डिसाइड करेंगे, नंदीग्राम के जनता डिसाइड करेंगे कि बंगाल में जो रेवोल्यूशन आया था वो रेवोल्यूशन किसने लाया था, बंगाल का जो सबसे लोकप्रिय नेता है वो कौन है। बंगाल में बंगाल की जनता आज भी ममता बनर्जी के साथ आशीर्वाद रखती है या आशीर्वाद नहीं रखती। तौसीफ अहमद खान, अगर आप भी सवालों के जरिए अपनी बात रखेंगे तो फिर डाउट आता है मन में, क्योंकि जनता तो ये फैसला करेगी, जनता को ही ये फैसला करना है। मेरे पास समय इतना ही है। वारिस पठान, तौसीफ अहमद खान, कमलेश राय, गुरु प्रकाश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनता खुद ही ये फैसला करेगी कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं, नंदीग्राम से जाकर उनका चुनाव लड़ने का फैसला, वो डरी हुई हैं या फिर कहना चाहिए कॉन्फिडेंट हैं और बीजेपी को डरा रही है। इस सवाल का जवाब आपके पास, आपकी पाले में गेंद डालती हूँ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.